हेलो एवरीवन। बजट 2022-23 को लेकर यहाँ पर यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में एग्ज़ाम आपको यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं। कभी योजनाएं, घोषणाएं, विशेष पहलें और अन्य चीज़ों को लेकर स्टैटिक बेसा डेटा जो होता है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं, चाहे राजकोषीय से रिलेटेड, यहाँ पे घाटों की स्थितियाँ, व्यापार पॉलिसीज़, सारी चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कि इस बजट के अंतर्गत इस 2022-23 के लिए जो बजट यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया, क्या रहा इस बजट में विशेष, कौन कौन से रहे प्रमुख घटनाक्रम, साथ ही साथ तथ्यात्मक जानकारियाँ, स्टैटिक डेटा, सारी चीज़ों को तो ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ पर इस टॉपिक को, इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद आपको बजट से रिलेटेड एक भी प्रश्न यहाँ पर गलत नहीं होगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या रहा इस साल के बजट में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बजट की जो रूपरेखा रही है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इस साल का बजट था। बजट का यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं, कितना जो बजट का था हमारा वो यहाँ पे 39.45 यहाँ पे लाख करोड़ रुपए का तक का अब तक का यहाँ पे सबसे बड़े बजट के तौर पे यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आय और व्यय को लेकर सारा जो डेटा है, कितना यहाँ पर कहाँ से पैसा आ रहा है और किधर यहाँ पे ये खर्च करने वाले हैं, किस डेटा, किस प्रकार की स्कीम के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा डेटा यहाँ पे आपको जो इसमें फिलहाल अभी ध्यान रखना है, बाकी यहाँ पे इस प्रोस्पेक्टिव को हम देखने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में, कितना कितना पैसा किन किन स्कीम्स के लिए खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल बजट ध्यान रखिएगा रहा 39.45 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर इस साल का बजट था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए बजट में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं वो ये वाला एक सेक्शन बहुत हाईलाइटेड रहता है, हर बार यहाँ पर इसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कुछ चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। सबसे पहले कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं। तो देखिए राजस्व प्राप्तियाँ दो चीज़ें यहाँ पे सम्मिलित हैं, एक कर राजस्व है, दूसरा कर भिन्न राजस्व स्थितियाँ हैं। यहाँ पर बेसिकली ये जो डेटा है ये बहुत रेयर आपको पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं रहता है, तो यहाँ पर हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो बेसिक क्वेश्चन है इसको यहाँ पे ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कर भिन्न, यहाँ पर दूसरी जो चीज़ आती है कि पूंजी प्राप्तियाँ क्या होती हैं या पूंजी प्राप्तियों में क्या क्या सम्मिलित होता है। तो इसमें ऋणों की वसूली, अन्य प्राप्तियाँ, उधार और अन्य देयताएँ इसमें शामिल होती हैं। इसी तरीके से जो कुल प्राप्तियां होती हैं, हम उसमें राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्तियों को अगर जोड़ दें तो हमें उससे कुल प्राप्तियां प्राप्त हो जाएंगी। ठीक इसी तरीके से यदि आपको कुल व्यय प्राप्त करना हो तो उसके लिए क्या करना है, कुल व्यय के लिए आपको राजस्व खाते पर जो भी यहाँ पर आपने ब्याज भुगतान है, पूंजी पर संपत्तियों का सृजन है, पूंजी खाते पर जो व्यय है, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 14 नंबर को इसमें हिंदी में नहीं लिखा गया है, लेकिन इंग्लिश में हम यहाँ पे देख सकते हैं, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, अर्थात प्रभावी जो पूंजीगत व्यय की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए आपको 12 और 13 को जोड़ देना है, अर्थात कहने का मतलब कि पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान और पूंजी खाते पर यहाँ पर जो भी आपके कैपिटल अकाउंट पे जो व्यय इत्यादि किया गया उसे हम इसमें जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गया बेसिक चीज़ें, बाकी यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं। अनुमान देखिए राजस्व प्राप्तियों को लेकर यहाँ पर है, पूंजी प्राप्तियों को लेकर है, कुल प्राप्तियों को लेकर है। लेकिन हमें जो हाईलाइटेड दूसरा क्वेश्चन आता है, ये तो हो गया कि यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राजस्व, पूंजी प्राप्तियां, कुल व्यय। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आता है कि राजस्व घाटा क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है और प्राथमिक घाटा क्या है। साथ ही इनसे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेटा बेस क्वेश्चन भी आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो चलिए इनको यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए राजस्व घाटा जब भी आपको निकालना हो तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर देखिए राजस्व खाते में जो भी हमने यहाँ पे व्यय किया है उसमें से राजस्व प्राप्तियों को हम माइनस कर दीजिए, आपको रेवेन्यू यहाँ पे डिफिसिट मिल जाएगा। कहने का मतलब कि राजस्व प्राप्तियों को माइनस कर दीजिए राजस्व यहाँ पे व्यय से, जो भी प्राप्त होगा वो राजस्व घाटा होगा। देखा जाए तो यहाँ पे देखिए इस साल के बजट में 2022-23 के बजट में से रखा है 3.8%। कितना रखा गया है? 3.8%। प्रीवियस ईयर में देखें तो 4.7% था। एक चीज़ और थोड़ा सा आगे के बारे में डिस्कस करने से पहले देखिए बजट में देखिए कितने साल के यहाँ पे आंकड़े यहाँ पे कलेक्ट होते हैं। तो देखिए 2020-21, 21-22 और 22-23 3 साल का यहाँ पर आपको डेटा इसमें सम्मिलित करते हैं। किस तरीके के आंकड़े होते हैं? तो देखिए वास्तविक आंकड़े हैं 2020-21 के, बजट का अनुमान होता है 2021-22 का, संशोधित अनुमान है 2021-22 का और फिर से बजट अनुमान है 2022-23 का। तो ये डेटा यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आ जाते हैं अपने राजस्व घाटे में। देखिए दूसरी जो चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, प्रभावी राजस्व घाटा। इसको निकालने के लिए आप देखिए नीचे लिखा हुआ 15 - 12। तो 15 यानी कि राजस्व घाटे में से आप माइनस कर दीजिए पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान को। जो प्राप्त होगा वो आपका प्रभावी राजस्व घाटा होगा।
कितना यहाँ पर इस साल के बजट में रखा गया है, तो इसे कहा गया है कि हम 2.6% रखेंगे, जो कि पिछले साल के लिए यहाँ पे संशोधित जो आया है वो 3.7% रहा प्रभावी राजस्व घाटा। इसी तरीके से राजकोषीय घाटा निकालना हो तो इसमें से देखिए 1 + 5 + 6 को जोड़ करके उसे 9 से माइनस कर दीजिए। कहने का मतलब है 1 का मतलब राजस्व आपको कह सकते हैं आय है, प्राप्तियां हैं, 5 का मतलब ऋणों की वसूली है, 6 का मतलब अन्य प्राप्तियां हैं, और उन टोटल करने के बाद उसे 9 से माइनस कर दिया, अर्थात कुल व्यय से यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, जो प्राप्त होगा वो आपका राजकोषीय घाटा कहलाएगा। राजकोषीय घाटा देखिए होने वाला है, यहाँ पे अनुमान लगाया 6.4% रखा गया है, जो कि पिछले साल यहाँ पे संशोधित जो आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है कि 6.9% रहा। इसी तरीके से प्राथमिक जो घाटा है 17 - 11, अर्थात कि यहाँ पे प्राथमिक घाटा में से आपको माइनस कर देना है 11, अर्थात ब्याज भुगतान को जो प्राप्त होगा वो आपका प्राथमिक घाटा होगा। अब देखा जाए तो इसमें अगर देखा ओवरऑल पर्सपेक्टिव के लिहाज से राजस्व घाटे में से आप यहाँ पर आप ब्याज भुगतान माइनस कर दीजिए, राजकोषीय घाटे में से आप ब्याज भुगतान को माइनस कर दीजिए, ब्याज भुगतान को, तो प्राथमिक घाटा मिल जाएगा। प्राथमिक घाटा देखिए इस साल के बजट में अनुमान लगा है 2.8% रहने वाला, और पिछला जो यहाँ पे संशोधित अनुमान हमें प्राप्त हुआ वो 3.3% प्राप्त हुआ है। तो ये एक हाईलाइटेड पॉइंट रहता है, बहुत बार यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए ये हो गया सेकंड मोस्ट आपके क्वेश्चन को रिवीजन जरूर कर लेना है इसका। इसके बाद देखिए जो बजट एक नजर में यहाँ पे देख लीजिए, जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव यहाँ पे जो खर्च अनुमान जो आंकड़े यहाँ पे रखे गए, जो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा आपको दिया हुआ है उसी को यहाँ पर हमने सारणी के रूप में भी इसे दिखा दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर 2022-23 के लिए यहाँ पर बजट 22 लाख यहाँ पे 4,422 करोड़ रखा गया है, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट के इसी तरीके से चारों साल के यहाँ पे आंकड़ों, मतलब 3 साल के 4 आंकड़े रखे गए हैं। इसी तरीके से रेवेन्यूज रेसिप्ट देखिए, प्राप्तियां लगातार आपको बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही, ठीक है। यह पिछले 3 सालों में ये लगातार यहाँ पर बढ़ी हैं। वहीं पर अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो ये आपको घटी है और उसके बाद फिर से यहाँ पर बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा रेवेन्यू जो हमारे यहाँ पे है, रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है, ये देखिए 2020-21 में यहाँ पर आपको घटा है, और उसके बाद जो संशोधित अनुमान हमारा यहाँ पे है, काफ़ी यहाँ पे राजस्व जो व्यय है वो आपका बढ़ा है। इसी तरीके से इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी देखें तो इसमें भी आपको लगातार एक वृद्धि इसमें देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रुपए के आगमन को लेकर। सरकार को देखिए जो रुपया आपको प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है, और सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा स्रोत है भारत सरकार को मिलने वाली आय का 1 रुपए में, ठीक है। यह अनुमान कैसे लगाया जाता है कि 1 रुपए में यहां पर केंद्र सरकार को कहां से कितने पैसे प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं यहाँ पे योगदान है आपका, वो किसमें देखे जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा देखिए परसेंटेज आपको देखा जाए तो यहाँ पर है भारत सरकार के लिए बोरोइंग और अदर लाइबिलिटी जो 35% है, ठीक है, सबसे बड़ा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा रुपए पैसे यहाँ पे प्राप्त होते हैं 1 रुपए में, सबसे बड़ा जो हिस्सा है जीएसटी का है, 16% है। तीसरे रूप में देखिए तो 2 हैं, आयकर भी है और कॉर्पोरेशन भी टैक्स है, दोनों का 15% है। इसके बाद देखिए तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी है 7%, और नॉन टैक्स रेवेन्यू कस्टम्स यहाँ पर है 5%, और सबसे लास्ट में देखिए तो नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट है 2%। इसी तरीके से रुपए अगर आते हैं, प्राप्तियां होती हैं, आगमन होता है, तो रुपए का यहाँ पर आपको व्यय भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए तो भारत सरकार को देखिए जो खर्च यहाँ पे करना पड़ता है, यहाँ आगमन नहीं होगा, यहाँ पे आपका प्रस्थान कह सकते हैं या आप इसे व्यय कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो रुपए की यहाँ पे प्राप्ति हो रही है, इसमें देखा जाए तो मूल रूप से सबसे बड़ा जो खर्च यहाँ पे भारत सरकार का इसमें आपको दिखाई देगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर का 15% है, स्टेट कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका शेयर ऑफ टैक्सेस 17% है, इंटरेस्ट पेमेंट आपका 20% है। तो यहाँ पर 3 जो सबसे बड़े हैं, इसमें पहला आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ब्याज भुगतान के रूप में जाता है, दूसरा स्टेट्स का जो शेयर है 17% है, और तीसरा सेंट्रल सेक्टर स्ट्रीम में 15% यहाँ सरकार खर्च करती है। इसके अलावा देखा जाए तो 10% जो है वो फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र को यहाँ पे 10% के रूप में खर्च करती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए 9% खर्च करती है, अदर एक्सपेंडिचर पे 9% खर्च करती है,
8% सब्सिडी के रूप में व्यय जाता है और 8% डिफेंस में जाता है और 4% यहाँ पे यानी 4 पैसा ये पेंशन के रूप में ये खर्च करती हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करते हैं इस साल के अपने बजट में क्या क्या विशेष रहा, किस किस तरीके की बातें की गई हैं, कौन कौन से यहाँ पे समावेशिता की बातें हैं या किस तरह के घोषणाएं और योजनाएं यहाँ पर लेकर आए। तो देखिए यहाँ पे इस साल के बजट में अमृतकाल के लक्ष्यों के तौर पे यहाँ पे कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहला विकास एवं समग्र समावेशी कल्याण पर ध्यान देना है। दूसरा प्रौद्योगिकी जनित ऊर्जा संक्रांति जलवायु परक कार्य को प्रोत्साहन देना है। और तीसरा निजी निवेश से प्रारंभ होकर बहुतायत सार्वजनिक पूंजी निवेश चलने वाला एक सदचक्र को यहाँ पर डेवलप करना है। ये 3 यहाँ पे लक्ष्यों को निर्धारित किया गया और इसके लिए देखिए तो यहाँ पर आप ये 4 प्राथमिकताएं यहाँ पर इस साल के बजट में निर्धारित की गई हैं। पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादक संवर्धन, निवेश उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति, जलवायु परक कार्य और निवेश का वित्त पोषण। ये 4 प्राथमिकताएं और 3 लक्ष्यों के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। 4 लक्ष्य और 4 प्राथमिकताएं और 3 लक्ष्य। यहाँ पर जीडीए और जीवीए का भी यहाँ पे अनुमान देखिए प्रस्तुत किया गया है। अर्थव्यवस्था में बहाली के की प्रतिरोधक क्षमता को किस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है कि जहाँ पर हमने फर्स्ट यहाँ पे लॉकडाउन की स्थितियों में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे रेड कलर में यहाँ पर जीडीपी को दिखाया गया है, सॉरी ब्लू कलर में, और जीवीए को यहाँ पर रेड कलर में दिखाया गया है फर्स्ट और सेकंड के वेव में यहाँ पर स्थितियों को। जहाँ पर देखिए फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे लॉकडाउन लगा था, अर्थव्यवस्था की स्थिति ज़्यादा यहाँ पर डाउन थी। सेकंड में देखें तो दोनों में आपको सुधार यहाँ पर सेकंड वेव के दौरान देखने को मिला है। ठीक है, तो एक बेहतर स्थिति यहाँ पर है कि हम किस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर हमने एक बेहतर स्थिति प्राप्त की है कोविड लॉकडाउन के स्थितियों में भी। इसके अलावा सतत बहाली को लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ और आंकड़ों को यहाँ पे दर्शाया गया बजट में, जैसे कि कोविड-19 की यहाँ पे वैक्सीनेशन को यहाँ पे दिखाया गया कि एडल्ट पॉपुलेशन को कितनी तेजी से यहाँ पर 93% को कवर किया गया है। और सेकेंड साथ ही यहाँ पे एडल्ट पॉपुलेशन को जो सेकेंड डोज यहाँ पर दी गई है, फर्स्ट डोज 93% लोगों को प्रोवाइड कराई गई है और सेकेंड जो है 69.8%। ट्रेड यहाँ पर डेफिसिट की बात करें तो यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं जो अनुमान यहाँ पे लगाया गया है इफेक्टिव आपका है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए जो फिजिकल आरडी, पीडी और एफडी यहाँ पर आपकी आई हैं, फिक्स डिपॉजिट है और आरडी है। तो यहाँ पर सबके में देखा जाए तो स्थितियाँ जो हैं आपको काफ़ी यहाँ पे ख़राब से ये काफ़ी बढ़ी और फिर यहाँ पर आपको देखा जाए तो स्थितियाँ काफ़ी एक तरीके से फिर से बेहतर होने की स्थितियों में आई हैं। जो परसेंटेज ऑफ यहाँ पे ओडीपी है, कहने का मतलब ट्रेड जो डेफिसिट है वो लगातार आपको यहाँ पर देखिए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। सारी चीज़ों के यहाँ पे आयात बड़े स्तर पे करना पड़ा था या फिर कह सकते हैं उत्पादन रुक गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे यहाँ पे काम वापस शुरू हो रहा है, ये चीज़ें फिर से यहाँ पे जो डेफिसिट है हर क्षेत्रों का वो यहाँ पे आपको घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से ट्रेंड इन क्वालिटी कैपिटल एक्सपेंडिचर की स्थितियों में भी यहाँ पर यही डाटा आपको दिखाया गया है, चाहे लॉकडाउन की स्थितियाँ हों, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव स्टैंडिंग की स्थितियों में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्थितियों में कामोबेश बेहतर स्थितियाँ हैं। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के इन्फ्लेशन की स्थितियों के भी आंकड़े यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं कि किस तरीके से ये काफ़ी नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिखाई दिया है। लॉकडाउन की स्थितियों में कोविड-19 के दौरान यहाँ पर देख सकते हैं नेट एडिशन भी स्थितियाँ हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यूज़ हैं, वहाँ पर आपको 611, 635, 634 की स्थितियाँ यहाँ पर देखिए तो जो फॉरेक्स डिपॉजिट यहाँ पे कहते हैं विदेशी मुद्रा यहाँ पर आपको रिजर्व हैं, उनके बारे में डेटा भी आपको दिया गया है। तो ओवरऑल सारे डेटास के यहाँ पे सारणीबद्ध तरीके से दिखाया गया है। घाटा जो है वो हमने यहाँ पर पहले भी देखा कि राजकोषीय घाटा 6.4%, राजस्व घाटा 3.8%, प्रभावी राजस्व घाटा 2.6% और प्राथमिक घाटे 2.8% तक रखना है। ऋण प्राप्तियाँ जो सारी यहाँ पे सरकार के द्वारा राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए की गई हैं, उनका यहाँ पे डेटा हमने पहले ही देख लिया है। घाटे की प्रवृत्तियों को आप यहाँ पर सारणीबद्ध तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जो कि दिखाया गया है किस तरीके से 9.2% तक पहुँच गया था। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट रहा है, प्राइमरी डेफिसिट रहा है, फिजिकल डेफिसिट रहा है और रेवेन्यू डेफिसिट। तो हर तरीके के घाटे की स्थितियों, चारों प्रकार के घाटे, चाहे वो हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए ये चारों घाटों की स्थितियाँ इसमें दिखाई गई हैं, राजकोषीय, राजस्व, प्रभावी और प्राथमिक घाटा। तो जो अनुमान लगाए गए हैं उन्हीं चारों के आंकड़े यहाँ पर आपको प्रस्तुत किए गए, कैसे यहाँ पर डिफरेंस आपको आया हुआ है। घाटे के वित्त पोषण को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर जो सिक्योरिटीज, स्मॉल सेविंग्स, अदर रिस्पेट, ड्रैप डाउन, कैश बैलेंस, स्टेट प्रोविडेंट फंड, एक्सटर्नल डेप्ट, मार्केट बोरोविंग और सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर आंकड़े दिखाए गए हैं कि हमने यहाँ पर चीज़ों में पहले से बेहतर की स्थितियाँ कैसे हम प्राप्त कर रहे हैं।
व्यय की संरचना भी यहाँ पर दी गई है कि सरकार किन क्षेत्रों में कितना यहाँ पर खर्च कर रही है। ठीक है, तो उनको भी यहाँ पे एक सारणी के तरीके से आप इन्हें सारा देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी स्कीम्स और उनके कलर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आपको लेटेस्ट जो डेटा है 2022-23 के लिए सरकार किस चीज़ में कितना खर्च कर रही है उसका डेटा यहाँ पे दिया गया है। इसी तरीके से पूंजीगत व्यय की प्राप्तियों को लेकर भी यहाँ पर डेटा है। व्यय की संरचना आप इसे देख सकते हैं, ये एक डेटा आप इसे यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। जो सबसे बड़ा सरकार की व्यय संरचना है यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरेस्ट के रूप में जाता है। ठीक है, डिफेंस में यहाँ पे सरकार अच्छा खासा खर्च कर रही है, सब्सिडीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ स्टेट हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो उसके बाद टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, पेंशन है आपका, इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, एनर्जी है, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ, यूनियन टेरिटरी, सोशल, एक्सटर्नल प्लानिंग, साइंटिस्ट, फाइनेंस, डोनर, अदर्स, काफ़ी सारी चीज़ों में खर्च कर रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़े खर्च हैं यहाँ पर आपको देख सकते हैं, तो इंटरेस्ट, डिफेंस, सिक्योरिटी, सब्सिडीज, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफ़र ऑफ स्टेट्स, यहाँ पर कुछ बड़े सेक्टर हैं जहाँ पर सरकार का अच्छा खासा व्यय हो रहा है। इसके अलावा पेंशन, रूरल डेवलपमेंट भी हैं। व्यय की यहाँ पे जो प्रमुख मदें हैं उनके बारे में देखिए, यहाँ पे डेटा दिखाया गया है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगातार हमने इसमें काफ़ी खर्च किया है। लगातार 3 सालों में सबसे बड़ा बजट यहाँ पर आवंटन हमने यहाँ पर कर रखा है। एजुकेशन में देखिए तो सबसे बड़े खर्च के तौर पे हमने यहाँ पर देखा है। हेल्थ में यहाँ पर पिछले साल की अपेक्षा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा खर्च किया गया है। रूरल डेवलपमेंट को भी देखें तो यहाँ पर अब तक का तो नहीं, लेकिन हाँ सेकेंड मोस्ट यहाँ पर आपको खर्च करने की इसमें बात की गई है। सोशल वेलफेयर में सबसे ज़्यादा खर्च किया जाने की बात की है। ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा खर्च यहाँ पर कर रही है सरकार, और अर्बन डेवलपमेंट में भी यहाँ पे अच्छा खासा निवेश करने की बात की गई है। इसके अलावा पीएम गतिशक्ति योजना के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए जाए तो ये 7 इंजनों के बारे में बात करता है पीएम गतिशक्ति, जिसमें सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक अवसंरचना संचालित है। यह राष्ट्रीय मास्टर प्लान जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय एक आधुनिक अवसंरचना और लॉजिस्टिक यहाँ पे सहक्रिया को विकसित करना है। एक्सप्रेसवेज के मास्टर प्लान तैयार करना है और 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का काम भी पूरा करना है। इसके अतिरिक्त यूनिफाइड इंटरफेस यहाँ पे प्लेटफॉर्म जिसके सभी मोड ऑपरेटरों पर डाटा विनिमय हो सके, यात्रियों की निर्बाध यात्रा के लिए ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक और पीपीपी के तहत यहाँ पे 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना करने को लेकर 2022-23 में यहाँ पे ठेके दिए जाएंगे। इसी तरीके से एकीकृत पोस्टल रेलवे नेटवर्क उनके जिससे पार्सल के प्रेषण की सुविधा हो उनका विकास करना है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को बेहतर करना है, इसको योजना को संचालित करना है। कवच के क्षेत्र का विस्तार जिसके माध्यम से रेल की दुर्घटनाओं को रोकना है और नई जनरेशन के यहाँ पे 400 वंदे भारत ट्रेनों को विकास करना है या उनको संचालित करना है। परिवहन के क्षेत्र में देखें, सार्वजनिक क्षेत्रों में सार्वजनिक शहरी परिवहन रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल संपर्क को विकसित करना है। परंपरागत सड़कों के दीर्घकालीन विकल्प के रूप में नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्लान लेकर आना है और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए यहाँ पे क्षमता निर्माण करना है। इसी तरीके से भारत सरकार ने इस साल के अपने बजट में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर सुविधाओं की बात की है। जैसे गंगा नदी से सटे कृषक भूमि से प्रारंभ होने वाले रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन करना है, केमिकल युक्त कह सकते हैं या जैविक खेती को बढ़ावा देना। इसके अलावा फसलों उपरांत मूल्य संवर्धन, उपभोग और ब्रांडिंग को यहाँ पे प्रोत्साहन देना, जिससे कृषि उत्पादों का बेहतर ब्रांडिंग और बेहतर उत्पादों का मूल्य यहाँ पे प्राप्त हो सके। इसी तरीके से पीपीपी मोड पर किसानों को डिजिटल हाईटेक सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, किसानों की सहायता के लिए किसान डोनर्स यहाँ पर प्रयोग करना और कृषि स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए सम्मिलित पूंजी से कोष की यहाँ पे स्थापना करना है। सरकार ने इसके लिए देखा जाए तो यहाँ पर जो डेटा भी यहाँ पर दिया गया है कि हमने यहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट ऑफ हायर डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग पैनाडेमिक, सबसे ज़्यादा यहाँ पर सरकार के द्वारा जो खरीद की स्थितियाँ हैं और उत्पादन की स्थितियाँ उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पे वीट को लेकर हमने जो स्थितियाँ हैं पिछले 4 सालों के जो डेटा है, राइस की स्थितियों में देखें तो राइस जरूर थोड़ा सा कम आया है, वीट में यहाँ पे हमने ज़्यादा इसका प्रोक्योरमेंट की है। उसी तरीके से रिकॉर्ड फूड ग्रेन आपका प्रोडक्शन का उत्पादन हुआ है लगातार, और यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा फूड के उत्पादन के डेटा को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, जो 4th एस्टिमेशन यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन जिसमें 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के सिंचाई के लिए 62 लाख लोगों के लिए पेयजल, 103 मेगावाट विद्युत उत्पादन का यहाँ पे लाभ मिल सकेगा। ऐसी ही 5 परियोजनाओं को क्रियान्वयन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा कह सकते हैं कि रेजिलियंट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर में के लिए लिहाज से यहाँ पर इसका टारगेट रखा है 3.9% तक हम यहाँ पर एग्रीकल्चर में ग्रोथ लाने की बात की गई है, उसको टारगेट किया गया है।
ग्रोथ है यहाँ पे देखिए परसेंटेज, इस तरह के डेटा जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को एक बार रिवीजन जरूर करना। सारा डेटा है, सारी जानकारी यहाँ पर जिस्ट के रूप में है। चलिए शिक्षा के बारे में भी बात कर लेते हैं। गुणवत्ताप्रद यहाँ पे शिक्षा के सार्वभौमिकरण की भी यहाँ पर बजट में बात की गई और इसके लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल को 200 टीवी चैनलों को इसमें दिखाना है। साथ ही महत्वपूर्ण चिंतन कौशल उत्प्रेरित शिक्षण परिवेश को बढ़ावा देने के लिए आभासी प्रयोगशालाएं और कौशल प्रयोग प्रयोगशालाओं को यहां पर लेकर आया जाएगा। एक डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थापना की जाएगी जिसमें विश्व स्तरीय गुणवत्ता सार्वभौम शिक्षा को प्रदान करना है। इसके अलावा डिजिटल टीचरों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की पूर्ण यहां पर ई विषय वस्तु उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर भी इस साल के बजट में बातों को स्पष्ट किया गया। कौशल विकास में देखिए 2 चीजें हैं। एक, ऑनलाइन ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए कौशल एवं आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम को यहां पर डेवलप किया जाएगा, जिसे देश स्टैक ई पोर्टल भी बोला गया है। दूसरा कौशल विकास है ड्रोन एज ए सर्विस के लिए ड्रोन शक्ति की सुविधा हेतु स्टार्टअप को यहां पर बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य को, क्योंकि कोविड-19 ने एक बड़े स्तर पर यहां पर इम्पैक्ट किया था, तो स्वास्थ्य को लेकर भी बजट में देखिए तो नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को यहां पर लागू करने की बात की गई है। गुणवत्ता परामर्श के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। एकीकृत कार्यक्रम के तहत मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0 को यहां पर शुरू किया जाएगा और 2 लाख आंगनवाड़ी को सक्षम आंगनवाड़ियों में यहां पे समन्वय किया जाएगा। सक्षम के लिए यहां पर जो बजट यहां पे दिया गया है देखिए 20,263 करोड़ रुपए, पीएम पोषण के लिए 10,234 करोड़, मिशन के लिए यहाँ पर मिशन शक्ति के लिए 1472 करोड़, मिशन शक्ति के लिए यहाँ पे 3,100 कह सकते हैं 84 करोड़ रुपए। तो मिशन यहाँ पे वात्सल्य के लिए 1,473 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके बाद सभी समावेशी कल्याण पर ध्यान केंद्रण के लिए कुछ बातों को स्पष्ट किया गया है। क्या क्या? हर घर नल योजना को प्रस्तावित किया गया जिसे 2022-23 में करीब 3.8 करोड़ परिवारों को इसमें कवर किया जाएगा। दूसरी योजना यहां पे पीएम आवास योजना है, इसके लिए 2022-23 में 80 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा किया जाना है। पीएम डिवाइन के माध्यम से उत्तर पूर्व में आवश्यकता आधारित अवसंरचना एवं सामाजिक विकास के लिए धन जुटाना है। महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम महत्वाकांक्षी जिलों के पिछड़े हुए ब्लॉकों के विकास के लिए काम करेगा। इसी तरीके से वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम के माध्यम से विकास से वंचित पूर्वी सीमा के गांवों के विकास को लक्षित करना है। डाकघरों के डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से 100% डाकघरों में आधारभूत बैंकिंग व्यवस्था को लेकर आना है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना की जाएंगी। एमएसएमई के लिए यहां पर देखिए तो विभिन्न पोर्टल की इंटरलिंकिंग करना, ECLGS को लागू करना और हॉस्पिटैलिटी से संबंधित उद्यमों को विशेष ध्यान देना, CGTMSI का पुनरुद्धार करना और एमएसएमई के कामकाज को बढ़ावा इसमें तेजी लाने के लिए RAMP इस कार्यक्रम को अभी लागू किया जाना है। उत्पादकता संवर्धन और निवेश को लेकर यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और ईज ऑफ लिविंग जैसे इंडेक्सों के बारे में भी यहां पर जानकारी दी गई है। जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हम देखते हैं तो विश्वास आधारित शासन, IT सेतुओं के माध्यम से केंद्र और राज्य स्तरीय प्रणालियों का समावेशन, परिवेश पोर्टल के क्षेत्र का विस्तार करना, भू दस्तावेजों और IT आधारित प्रबंधन हेतु यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर को प्रोवाइड कराना, कंपनियों के लिए यहाँ पे स्वैच्छिक समापन के लिए CPACE की स्थापना, सरकारी अधिप्राप्ति में एंड टू एंड ऑन सिस्टम ऑन सिक्योरिटी बॉन्ड का उपयोग और AVCG प्रोत्साहन के कार्यबल को यहाँ पर लागू करना है। साथ ही साथ यहाँ पर PLI स्कीम के अंतर्गत 5G को समर्थन प्रोवाइड कराना और उद्योग, स्टार्टअप और एकेडमिया के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास को प्रारंभ करना है। इसी तरीके से ईज ऑफ लिविंग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें चिप युक्त ई-पासपोर्ट को जारी किया जाएगा। भवन उपनियमों, आधुनिकीकरण, शहरी नियोजन स्कीमों का क्रियान्वयन और संक्रमण उन्मुखी यहाँ पर विकास किए जाएंगे। शहरी नियोजन के लिए यहाँ पे उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के विकल्प के रूप में बैटरी स्वैपिंग नीति को भी यहाँ पर लागू किया जाएगा। यहाँ पर देखिए इस योजना के लिए जो आवंटित किया गया है टेलीकॉम नेटवर्क प्रोडक्ट्स के लिए 528 करोड़ रुपए, लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक और RT हार्डवेयर के लिए यहाँ पर 5300 करोड़ और साथ ही साथ यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स के लिए 1629 करोड़ रुपए इस साल के बजट में आवंटित किए गए।
निवेश के वित्त पोषण को लेकर भी देखिए तो यहां पर 2022-23 में निजी निवेश और मांग को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने की बात की गई है। 2022-23 से आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपए का यहां पर संचालन किया जाएगा। डाटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए अवसरचनात्मक स्थितियों का विकास करना। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रायोरिटाइज आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर यहाँ पर जो ध्यान दिया गया है, किस तरीके से यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टोटल के बारे में यहाँ पर किस तरीके से जो खर्च का अनुमान यहाँ पर है, जो व्यय यहाँ पर किए गए हैं 2022-23 को लेकर, उसका डेटा भी इसमें दिया गया है। इसके अलावा संसाधनों को जुटाने को लेकर भी यहाँ पे बातें की गई हैं। संसाधनों को जुटाया कैसे जाएगा, तो देखिए हरित अवसंरचना के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु ग्रीन बॉन्ड्स जारी करना, उदीयमान क्षेत्रों के लिए सम्मिश्रित वित्त की व्यवस्था करना, डाटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए अवसरचनात्मक विकास और उद्यम पूंजी और निवेश इक्विटी के निवेश के लिए द्वारा निवेश में सहायतापरक उपायों को इसमें शामिल करना है। इसके अलावा राज्यों के लिए भी यहाँ पे बातें की गई कि राज्यों को अधिक वित्तीय गुंजाइश प्रदान की जाएगी। इसके लिए पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की स्कीम के लिए वर्धित परिव्यय इसमें लागू किए जाएंगे। 2022-23 के लिए देखिए यहाँ पे राज्यों के लिए जीएसडीपी अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो ग्रॉस डेवलपमेंट की यहाँ पर जो बात की गई है कि 4% राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी, जिसमें 0.4% यहाँ पे विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेजर डेफिसिट इंडिकेटर्स हैं गवर्नमेंट के परसेंटेज वाइज, वहां पर दिखाया गया है कि 31.1% तक और 3.7% तक ये डेटा इसमें आपको दिखाया गया है। जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है और डेफिसिट आपको जीडीपी ग्रॉस के दृष्टिकोण से यहाँ पे तीनों के डेटा को यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। कर प्रस्तावों की भी बात कर लेते हैं। इस साल के बजट में किस तरीके कर प्रस्ताव रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे गलतियों को ठीक करने के लिए करदाताओं को 2 वर्ष के भीतर अद्यतन रिटर्न दायर करने की अनुमति देना है। विकलांग व्यक्तियों के लिए कर में राहत देना, सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर दर और अधिभार में कमी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा को बढ़ाना, कर संबंधित प्रोत्साहन देने के लिए पात्र स्टार्टअप को शामिल करने की अवधि, आभासी परिसंपत्ति के अंतरण से होने वाली आय पर 30% कर लगाना और बार बार अपीलों की से निजात पाने के लिए मुकदमेबाजी का बेहतर प्रबंधन। तो यहाँ पर ये सारे काम करने हैं कर प्रस्तावों को लेकर, उनमें सुधार को लेकर, उनकी चाहे सहकारी समितियों को लेकर, विकलांग को लेकर, राज्य सरकारों के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में कर्मचारियों की कर सीमा की कटौती को बढ़ाना है। ठीक है। इसके अलावा देखिए इस साल के अपने बजट में यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा जो डेटा यहाँ पर देखिए, बाकी यहाँ पे दिखा फर्स्ट और सेकेंड वेव में किस तरीके से यहाँ पे कर इत्यादि संरचना के बारे में है। आय या लाभ पर लगने वाले किसी भी सरचार्ज उपकर व्यापारिक व्यय को नहीं यहाँ पे माना जाने की भी बात की गई है। इसके अलावा कुछ और भी बातें यहां पर की गई हैं, क्या क्या हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला, विशेष आर्थिक जोनों में सीमा शुल्क प्रशासन को पूरी तरीके से आईटी संचालित किया जाएगा। पूंजीगत माल और परियोजना आयातों में रियायती दरों को धीरे धीरे समाप्त कर इसे 7.5% की दर से आसान टैरिफ दर लागू की जाएगी। सीमा शुल्क छूट की समीक्षा और टैरिफ के सरलीकरण के लिए पर काम किया जाएगा। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में सुविधा प्रदान करने हेतु यहाँ पर ग्रेडेड दर को संरचना लागू करने के लिए सीमा शुल्क की दरों को संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा भारत में विनिर्मित कृषि के क्षेत्र उपस्करों औजारों में दी जाने वाली छूट को युक्तिसंगत बनाना, स्टील के कबाड़ पर भी यहाँ पे सीमा शुल्क की छूट को लागू करना और स्क्रिप्ट एक्वाकल्चर के लिए जरूरी कतिपय इनपुट्स लागू करने के लिए शुल्क में कटौती करना और अनब्लेंडेड ईंधन पर अतिरिक्त विचलन द्वारा शुल्क उत्पाद यहाँ पे कर लगाया जाएगा। चलिए ये रहा बाकी आपके कर प्राप्तियों का, यहाँ पे आप रुझान इसे देख सकते हैं किस तरीके से जीडीपी में जो कर प्राप्तियां हमें यहाँ पे हुई हैं, जिसमें हमने ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट को आप यहाँ पर इस कलर में देख सकते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस को देख सकते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहाँ पर तीनों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट है वो 10.7% आपके जीडीपी का है। इसके अलावा जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है वो ऑन एन एवरेज आपके 5.5 to 5.2% है। केंद्र की निवल प्राप्तियों को देखा जाए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो नेट सेंटर टैक्स रेवेन्यूज़ है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, नॉन डेप्ट कैपिटल रेवेन्यू है, वो 0.8, 2.7, 19 पॉइंट यहाँ पर 3% है। राज्यों और संग्रह क्षेत्रों को जो कुल अंतरण यहाँ पे किया जाएगा उसमें देखिए तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंतरण इस साल किया जाएगा, करीब 16.12 लाख करोड़ का यहाँ पे राज्यों और संग्रह क्षेत्रों को इस साल के बजट में यहाँ बढ़ता गया है कि राज्यों और संग्रह क्षेत्रों को 16.2 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे आवंटन किया जाएगा। राज्यों और संग्रह क्षेत्रों को देखा जाए तो यहाँ पर जो डिवैल्यूएशन के तहत
816649 अर्थात 8,16,649 करोड़। इसके अलावा स्कीम रिलेटेड ट्रांसफ़र के तहत यहाँ पे 6,02,923 करोड़ और फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के आधार पर यहाँ पर 1,92,108 करोड़ रुपए का यहाँ पे आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रालयवार देखिए यहाँ पे आवंटन भी किया गया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आवंटन, सबसे कम आवंटन के दृष्टिकोण से देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को यहाँ पे देखिए 1,05,406, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल को देखिए 1,07,715, ये सभी यहाँ पे लाख करोड़ में है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर को 1,32,513 करोड़ आवंटित किए गए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को 1,38,203, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 1,40,367। और इसी तरीके से देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को यहाँ पर 1,38,203 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को 1,40,367 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 1,85,776 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट को 1,99,107 करोड़ और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2,17,684 करोड़ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देखिए तो सबसे बड़ा यहाँ पे बजट आपको प्रोवाइड कराया गया है जो 5,25,166 करोड़ रुपए का है। चलिए आगे यहाँ पे कुछ प्रमुख योजनाओं के लिए भी आवंटन यहाँ पे देखिए किए गए हैं। जैसे नेशनल हेल्थ मिशन को यहाँ पर इस साल के बजट में 37,800 करोड़ दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 60,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। नेशनल एजुकेशन मिशन के लिए यहाँ पर आपको 39,553 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए यहाँ पर 190 करोड़ और पीएम किसान योजना के लिए यहाँ पर देखा जाए तो आपको 68,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे आवंटन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए पीएम प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 1,90,000 करोड़ आवंटित किए गए। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 6400 और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पे आपको आवंटित किए गए। तो यहाँ पर सारा बजटी यहाँ पे अनुमान है। बाकी देखिए यहाँ पे पूरी एक स्कीम है, आपको सारी स्कीमों को यहाँ पर मैंने जो इस सरकार ने जो बजट में यहाँ पर इस साल प्रस्तुत किए हैं हर स्कीम के लिहाज से देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्कीम रही हैं महात्मा गांधी हैं, राष्ट्रीय सहायता अम्ब्रेला योजना, कमज़ोर वर्गों के लिए अनुसूचित यहाँ पे स्कीम है, उनके बारे में यहाँ पे देखिए मनरेगा का जैसे 7300 करोड़ रुपए का यहाँ पर आवंटन 73,000 करोड़ रुपए का आवंटन इसके लिए किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी योजनाएँ हैं, आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं आराम से। ठीक है, और इन योजनाओं में देखिए यहाँ पे हर एक योजना के जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए यहाँ पर देखा जाए तो आपको 7,857 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, जल जीवन मिशन के लिए यहाँ पर देखिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ का आवंटन है। इसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की हैं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जितनी भी यहाँ पे योजनाएं हैं उन सारे का डेटा यहाँ पर आपको दिया गया है, कितना कितना यहाँ पे बजट आपको आवंटित किया गया है। तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, जिन सारी योजनाओं के लिए यहाँ पर आपको डेटा और उनके लिए यहाँ पे वित्तीय आवंटन इसमें किए गए हैं। तो इनको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है जैसे फसल बीमा योजना आप यहाँ पे देख सकते हैं 15,500 करोड़ रुपए का यहाँ पर आवंटन इत्यादि किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम को यहाँ पर देखिए तो आपको इस साल के बजट में यहाँ पे करीब देखा जाए तो 1,45,920 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और भी हैं योजनाएं हैं, जैसे पशुधन स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर देखिए तो इस योजना के लिए यहाँ पर आपको 1,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री आयुष स्वास्थ्य योजना के लिए 979 करोड़ रुपए का आवंटन है। ऐसी ही और भी यहाँ पर देखिए योजनाएं हैं, इन योजनाओं को देख सकते हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के तौर पे राष्ट्रीय गंगा योजना को आप यहाँ पर देख सकते हैं 2,800 करोड़ रुपए का यहाँ पे आवंटन किया गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ठीक है, 6400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसी तरीके से अन्य योजनाओं के तौर पे खेलो इंडिया यहाँ पर देख लीजिए, खेलो इंडिया के लिए यहाँ पर इन्होंने 974 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो ये आपके बजट को लेकर सारी योजना का तथ्यात्मक जानकारी और सारा डेटा यहाँ पर है। आप इनको एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा आज यहाँ पर इस वीडियो का। और जो भी यहाँ पे डेटा है, योजना का स्थितियाँ हैं, जानकारी हैं, सभी प्रकार के डेटा हैं, उनको अगर एक बार आप 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, बजट से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको हाईलाइटेड रहते हैं, इनको मैंने जितना भी जिस्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनको यहाँ पे पढ़ा दिया है। 1-2 बार रिवीजन कर लोगे तो बजट से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड लक। कल आपको एक वीडियो और मिलेगा जिसमें हम इकोनॉमिक सर्विस से रिलेटेड डेटा को ही ऐसे यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, जिस्ट उसका भी लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।